रंगों से भरे माह मार्च 2025 में हमारे तुला राशि के और लग्न के जातक अथवा जातिकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। रंगों से भरा हुआ माह है, उत्सवों का माह है, जिसमें बसंत चरमोत्कर्ष पर होता है। और इस माह में हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में जो योग बनने जा रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण योग है। ये योग आपको आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। देखिए, अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार आपकी वर्तमान परिस्थिति पे गोचर कर कहाँ कहाँ ग्रह किस हिसाब से गोचर कर रहे हैं, इस पर एक निगाह डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। आपकी पत्रिका में जहाँ पर ये 7 का अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी लग्न तुला है या फिर आपकी राशि तुला है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव में गोचरस्थ हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में तृतीय भाव के और छठवें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचरस्थ हैं। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव सुख संपत्ति के भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि पंचम भाव में सूर्य के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि आपके राशि के स्वामी होते हैं, लग्नेश होते हैं, आपके वर्तमान परिस्थिति में राहु महाराज के साथ में आपकी पत्रिका के छठवें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि आपकी पत्रिका का जो छठवां भाव होता है ना दोस्तों, यहाँ पर गुरु की राशि मीन राशि फॉल करती है, जहाँ पर कि आकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, वहीं बुध यहाँ पर आकर नीच के हो जाते हैं। केतु महाराज आपकी पत्रिका में 12वें घर में गोचरस्थ हैं, जो कि व्यय का भाव है, आपकी आध्यात्मिकता का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, विदेश से होने वाले लाभ से संबंधित है, होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च से संबंधित है, आकस्मिक खर्चों का भाव है, साथ ही साथ जेल यात्रा का भी, जिसे कारावास योग भी कहते हैं, उसका भी भाव है आपका 12वां भाव। आपकी पत्रिका में वर्तमान स्थिति में छठवां घर सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होने वाला है। और चूंकि छठवां घर जब एक्टिवेटेड होगा तो ये 12वां घर भी एक्टिवेटेड करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्लैनेट के पास में एक दृष्टि कॉमन होती है, जिसको कि उसकी पूर्ण दृष्टि कहा जाता है, उसकी सप्तम दृष्टि। राहु महाराज शुक्र के साथ में, उच्च के शुक्र के साथ में आपकी पत्रिका में आपके 12वें घर को देख रहे हैं। राहु भी विदेश यात्रा का स्वामी है, शुक्र भी विदेश का स्वामी है, भोग विलास ऐश्वर्य का स्वामी है। और ये दोनों प्लैनेट नीच के बुध के साथ में, जो कि नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, ये सभी आपकी पत्रिका के 12वें भाव को और छठवें भाव दोनों को ही एक्टिवेटेड कर रहे हैं। 14 मार्च 2025 को एक और परिवर्तन होगा, जब ये सूर्य महाराज जो है, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यह भी आपके छठवें भाव में ही गोचरस्थ हो जाएंगे। 28 फरवरी 2025 को शनि महाराज, यदि किन्हीं जातकों की पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, नक्षत्र आधारित, 28 फरवरी को शनि महाराज अस्त के हो गए हैं और ये 9 अप्रैल 2025 तक अस्त स्थिति में ही रहने वाले हैं। ये जो 40 दिन का पीरियड मिला है ना दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अस्त का होता है तो वो निस्तेज हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। और यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो यहाँ पर आपको ये जो 40 दिन मिल रहे हैं, ये आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए बहुत अच्छा मौका ईश्वर के विधाता की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इन 40 डेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेना चाहिए। बाकी जिनकी पत्रिका में शनि शुभ हैं, योग कारक हैं, नक्षत्र बेसिस पर, उनके लिए थोड़े से 40 दिन जो हैं ये थोड़े कठिनाई भरे हो सकते हैं। उनके कामों में उन्हें डिले महसूस हो सकता है, क्योंकि शनि अस्त हो गए और उनकी पत्रिका में योग कारक हैं। यही शनि जो है ये 29 मार्च 2025 के दिन अस्त अवस्था में आपके छठवें घर में ही गोचर करेंगे। देखिए, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां
ये चारों भाव जो होते हैं ना, ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा है वीडियोस में कि ये उपचय भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह आकर बैठता है तो वो बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है, बशर्ते वो आपकी पत्रिका में शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ हो। ठीक है। अदरवाइज छठवां घर आप जानते हैं रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है, सेवा भाव से भी संबंधित होता है। आपसे मैंने आपके वार्षिक राशिफल के वीडियो में कहा था, और वो कहने का रीजन भी यही था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य मात्र या प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से यदि कोई सेवा आप कर पाते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपके द्वारा नारायण सेवा ही की जा रही है, क्योंकि छठवां भाव सेवा भाव को ही प्रदर्शित करता है। सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड भाव है आपका इस बार छठवां भाव, रोग ऋण शत्रु सेवा, और आपका ननिहाल पक्ष, आपके मामा का घर, ये सभी आपके छठवें भाव से ही देखे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य महाराज भी आ रहे हैं, राहु यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, शनि महाराज भी आ रहे हैं। एक क्रूर ग्रह जिसमें से सूर्य और 2 पाप ग्रह, ठीक है, राहु और शनि, ये यहाँ पर 14 मार्च से लेकर ये जो ट्रांजिट होंगे 18 मई तक, ये माह जो है, ये 4 दिन का जो पीरियड रहेगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये सभी प्लैनेट आपकी पत्रिका में, यहीं पे चंद्रमा भी हैं, देखिए ये षडग्रही योग बनेगा। ठीक है। और इस षडग्रही योग में आपके लिए जहां ध्यान देने वाली बातें हैं, वो विशेष बात यह है कि देखिए साल का पहला सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो आपकी पत्रिका के छठवें भाव में लगेगा। 29 मार्च को शनि अमावस्या होगी, वो आपकी पत्रिका में छठवें भाव में होगी। राहु शनि का श्रापित दोष बनेगा, आपकी पत्रिका के छठवें भाव में बनेगा। गुरु चांडाल योग के बारे में मैंने आपको बताया, 16 फरवरी 2025 से ये नक्षत्र आधारित गुरु चांडाल योग बन चुका है। ये भी आपके पत्रिका के छठवें भाव में बन रहा है, क्योंकि राहु महाराज यहीं पर बैठे हुए हैं, गुरु के पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में आ गए हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, क्योंकि राहु शुक्र और बुध का साथ है और बुध नीच के हैं, यहां पर आप जानते हैं कि राहु इल्यूजन देने वाले प्लेनेट है, माया जाल है, छलिया प्लेनेट है। ठीक है। शत्रुहंता योग तो ये बनाते हैं, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है देखिए तो यहाँ पर ये शत्रुहंता योग तो बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ राहु और शनि का श्रापित दोष भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये दोष पहली बार बन रहा है, ये दोष बहुत से जातकों की पत्रिका में पहले भी बना हुआ है। जिन लोगों की पत्रिका में यह दोष ऑलरेडी बना हुआ है, उन्हें अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के बीच में। बाकी यदि आप विदेशों से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अपना प्रॉपर पेपर वर्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी ऊंच नीच हुई तो ये जो दोष बनेंगे या ये जो योग बनेंगे, ये आपकी विदेश यात्रा में विघ्न बाधा का कार्य जरूर कर सकते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है दोस्तों। आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल कीजिए, थोड़ा सा आध्यात्मिक कीजिए, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। इन सभी प्लैनेट की ये जो 6 ग्रह बैठे हुए हैं ना, इन सभी की सप्तम दृष्टि जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, ये आपके 12th हाउस को एक्टिवेटेड कर रही है। गुरु महाराज जो कि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचरस्थ हैं, इनकी पंचम दृष्टि भी आपके 12th हाउस को एक्टिवेटेड कर रही है। मंगल महाराज आपकी पत्रिका के द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यह भी आपकी पत्रिका के 12th हाउस को अपनी 4th एस्पेक्ट से एक्टिवेटेड कर रहे हैं। मंगल और केतु के बीच में जब भी कोई संयोग बनता है, भले वह भाव आधारित बने या फिर दृष्टि आधारित बने, मंगल आप जानते हैं एग्रेशन का कारक है, सेनापति है ना, एग्रेशन तो उनकी मजबूरी है, एग्रेशन नहीं होगा तो फिर वो सेना का नेतृत्व कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब भी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बनता है, ये एक विध्वंसात्मक स्थितियों का निर्माण कर देता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। खासकर तुला राशि के जो जातक है ना, देखिए आपकी जो राशि है ना, वो बड़ी बैलेंस राशि है।
लेकिन फिर भी आप लोग अपनी वाणी पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते हैं? आप लोगों को आपके सेकंड हाउस का स्वामी मंगल होता है, धन भाव का स्वामी आपका मंगल होता है। आपके सेकंड हाउस जो है आपके धन का, वाणी का, परिवार का, खाद्य पदार्थों का, इन सब का स्वामी मंगल है। आपके सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल है। यदि देखा जाए तो दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। इसका मतलब ये है कि मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है। और यदि आप अपना वाणी खराब करते हैं, यदि आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप अपना मंगल खराब कर रहे होते हैं। और जब आपका मंगल खराब हो रहा होता है ना, तो आपका बैंक बैलेंस इम्पैक्टेड होता है, आपका परिवार इम्पैक्टेड होता है, आपका सेवंथ हाउस जिसमें आपके जीवन साथी आते हैं, आपका व्यवसाय आता है, भागीदारी आती है, पार्टनरशिप आती है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी वाणी की वजह से इम्पैक्टेड होती हैं। तुला राशि के सभी, तुला लग्न के सभी जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी में किसी प्रकार की अभद्रता ना आने दें। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कमेंट्स में कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ कि हमारे तुला राशि के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ये वो विजिटर्स हैं जो कभी इस चैनल पर कभी उस चैनल पर इस भरोसे में घूमते रहते हैं कि कोई तो उन्हें रातों रात करोड़पति बना देगा। कोई नहीं बना सकता आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई आपको रातों रात करोड़पति, एस्ट्रोलॉजी कभी आपको करोड़पति नहीं बना सकती। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक दिशा निर्देश दे सकती है, जिसपे कि आप आगे चलें, आप आगे बढ़ें और जीवन में सफल हो सकें। प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, छत नहीं फटेगी, आसमान से पैसा नहीं गिरेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप आके कुछ भी कह जाएं, ठीक है, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कुछ अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, एग्जैक्ट उस टाइम पर आप अपने मंगल को खराब कर रहे होते हैं, जो कि आपके धन भाव का स्वामी है, आपके सप्तम भाव का स्वामी है और पहले से ही खराब है। ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो मंगल जो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं ना, इनकी चौथी दृष्टि खराब होती है। और ये चौथी दृष्टि जो है ये आपके केतु के साथ में कॉम्बिनेशन बना रही है। मैं फिर कहूँगा कि वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 12वां भाव मैंने आपसे कहा जेल यात्रा का भी भाव होता है। 6वां घर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, शत्रु पक्ष सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। यद्यपि यहाँ पे शत्रुहंता योग बनेगा, लेकिन शत्रु तो होंगे ही होंगे। रोगों का नाश होगा, लेकिन रोग तो होंगे ही होंगे। कर्ज यदि आप लेना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो ये 12वां भाव जो एक्टिवेटेड होगा ना, ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करा देगा, आपकी विदेश यात्रा में बाधा डाल सकता है। आपको देखिए, थोड़ा सा तो स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। केतु जैसा प्लेनेट जब आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी सी आध्यात्मिकता, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पूजा पाठ बहुत जरूरी है तुला राशि के जातकों। 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का पीरियड जो है, ये पीरियड यदि आप अपने लिए पॉजिटिविटी में लेकर चलेंगे तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज नेगेटिविटी में लेकर चलेंगे ना तो ये समस्या कारक हो सकता है आपके लिए। बस यही आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने इमोशंस को, देखिए राहु शुक्र बुध के साथ में बैठे हुए हैं, इमोशंस को आपको इल्यूजन दे सकते हैं, भ्रम पैदा करवा सकते हैं आपके बीच में, जिसके कारण की आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। इन इल्यूजन को यदि आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपके लिए यह जो गोचर होने वाला है, ये एक नंबर बहुत शानदार ट्रांजिट होने वाला है। यद्यपि ये दोष बन रहे हैं, हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा, एक छोटे भाई बड़े भाई की तरीके से, जो आप समझना चाहें समझ सकते हैं। बाकी तो आप लोग स्वतः निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि जिस भी बच्चे की पत्रिका में, देखिए 14 मार्च से लेकर 18 मई तक के बीच में पूरी दुनिया में बहुत बच्चे जन्म लेंगे और उन सभी की पत्रिका में यह दोष मिलेंगे, ठीक है। जिन किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में ये राहु शनि का श्रापित दोष बना हुआ है, या फिर राहु सूर्य का सूर्य ग्रहण बना हुआ है, चंद्र ग्रहण बना हुआ है, शनि अमावस्या लगी हुई है, आप उनसे पूछ के देखिए कि उनकी जिंदगी में कितने कष्ट उन्होंने देखे हैं।
तो जो बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होगी वो तो डिलीवरी होगी होगी, उसको तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो बच्चे ऑपरेशन से आने वाले हैं, ऑपरेशन से पैदा होने वाले हैं, वहाँ पर हम ये सावधानी बरत सकते हैं कि जब राहु और शनि की डिग्रीज दोनों बिल्कुल आस पास हों, वो वक्त हमें ऑपरेशन कराने से बचना चाहिए। थोड़ा सा शनि को आगे निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा राहु को पीछे आ जाने दीजिए, ठीक है। ये दोष खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि 2.25 महीने, लगभग 2 महीने 4 दिन का पीरियड है, लंबा पीरियड है। दोष खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इसका परिहार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की कई विधाएं ये कहती हैं कि जब बालक का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। वहीं बहुत सी विधाएं यह भी कहती हैं कि जब माँ कंसीव करती है, उस समय से ही एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। मैं उन सभी बहनों से, माताओं से जो कि संतान सुख की आकांक्षी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के बीच के दौरान उन्हें कंसीव करने से बचना चाहिए। क्योंकि हम अपने आने वाली संतति को यदि इन सभी दोषों से बचा पाए, क्योंकि ये बहुत बड़े दोष हैं। देखिए, आपकी पत्रिका में तो ये छठवें घर में बन रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बच्चा जिसकी पत्रिका में यह दोष बनेंगे, उसके किस भाव में बनेंगे, वो किस राशि का होगा, किस लग्न का होगा, ये नहीं पता, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि वो तुला लग्न और राशि का ही होगा, वो किसी भी राशि का हो सकता है। आपके लिए तो योग कारक है, उसके लिए हो या ना हो, ठीक है। तो यदि हम इन दोषों से अपनी आने वाली संतति को बचा पाए, तो हम अपने संतानों के साथ में एक बहुत बढ़िया न्याय कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे बच्चे जीवन भर समस्याओं से घिरे रहने वाले होंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए मार्च का विश्लेषण था। यदि कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।